और चलिए बढ़ते हैं आगे। शुरुआत अपनी बड़ी बहस की करेंगे क्योंकि 23 फरवरी की रात दिल्ली में दंगा भड़का था, आपको याद होगा। और इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस जब मामले की तह में जाती है तो पता चलता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली दंगे भड़काने की साजिश रची गई। अब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि खालिद ने दंगों से पहले दिल्ली के कई इलाकों में भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस जल्द ही खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस के सवाल जल्दी से मैं आपको बता देती हूं। सवाल यह है कि दिल्ली दंगे के खालिद की अब खैर नहीं। दिल्ली में दंगे टुकड़े टुकड़े गैंग की आतंकी साजिश थी क्या? जिन्होंने दिल्ली को जलाया अब उनकी शामत आई। दिल्ली दंगा फैक्ट्री के मास्टरमाइंड का गेम ओवर हो चुका है। दिल्ली दंगों के गुनाहगार अब होगा सख्त कानून का प्रहार। और मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ अरुण जेटली, माफ कीजिएगा, राजीव जेटली, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अजय वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एलएन राव, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव, सीपीआई नेता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन राजीव जेटली, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं। क्या आपको यह लगता है कि अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती तो टुकड़े टुकड़े गैंग को इसकी स्क्रिप्ट लिखने का मौका नहीं मिलता? आज ही हालात नहीं होते? बिल्कुल पौधी, आप ये देखिए, कभी आपको इस कहीं माहौल में कोई बदलाव नजर आ रहा है? चाहे वो सीएए एनआरसी की बात कीजिए, सीएए एनआरसी से पहले जो जेएनयू के अंदर नारे लगाए गए उनकी बात कीजिए, उसके बाद आज तो हम कितनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। कहीं माहौल में कोई बदलाव नजर आया आपको? वही पत्थर, वही लोग, वही भाषणबाजी, वो इसी तरीके से लोग अब देश की खिलाफत करना, जो भी देश आदेश पारित करे उसके खिलाफ जाना। आज अभी अपने मालेगांव की दिखाई तस्वीर, मालेगांव में किस तरह का पुलिस पर अटैक किया गया। तो आप ये देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो पूरे देश की कोई भी गाइडलाइन हो, कोई भी देश को जो बेहतर कर सकता हो उसकी खिलाफत करनी है इन्होंने। और यही बात पहले जेएनयू के अंदर हुई, यही बात आपने देखा दिल्ली के अंदर, ईस्ट दिल्ली में किस तरीके से छतों के ऊपर से पत्थर मारे गए। आज भी वही पत्थर रखे हुए हैं, आज भी मारे जा रहे हैं। पहले पुलिस को मारे गए, आज डॉक्टरों को मारे जा रहे हैं। तो ये माहौल खराब करने वाले जो लोग हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला मुट्ठी भर, मैं कहता हूं ये चंद लोग हो सकते हैं, लेकिन ये चंद लोग पूरे देश के अंदर कैसे अपना फैलाव करके बैठे हैं, कहां से इनको समर्थन मिलता है? सिर्फ दुख इस बात का है वो लोग कहां गए आज, लेकिन वो बुद्धिजीवी कहां गए? तो आप लोगों से सवाल पूछना वाजिब है ना राजीव जेटली? फिर तो आपसे सवाल पूछना वाजिब हुआ क्योंकि जवाबदेही आपकी है। इन्हें इतना संरक्षण मिल रहा है, सरकार की नाक के नीचे हो चाहे राज्य सरकारों की नाक के नीचे हो, इन पर अंकुश क्यों नहीं पाया गया? बिल्कुल पौधी, इसीलिए तो हमारी खिलाफत होती है। हम उनके ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमने कानून बनाए। हमने तो देश में डॉक्टरों के ऊपर अटैक करने वालों को भी अब देखा, आपने अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में पास करके 7 साल की सजा का प्रावधान रखा, उसके अंदर कड़ी सजाएं देनी है। ये तकलीफ किस लिए है? ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं पत्थर उठाए, ये पत्थर उठाए लोग जो है ना, ये कोई अपनी तरफ से नहीं खड़े हैं, इनके पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं। इनके पीछे वो लोग खड़े हैं जिनको इस देश में रहने से डर लगता है। और आप देखिए कैसा माहौल है इस देश के अंदर, कितना खतरनाक माहौल है। दिल्ली के अंदर कैसे पेट्रोल बम छोड़े गए, किस तरीके से पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, तब उनको डर नहीं लगा। ये जो पूरा गैंग है, इस गैंग के साथ राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हुई हैं, इन गैंग के साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी खड़ा हुआ है, और ये पूरा देश देख रहा है। ये कोरोना के अंदर, अगर ये कोरोना ना होता, विवेक श्रीवास्तव, क्या अब वो वक्त आ गया है कि जब इनका दाना पानी अब खत्म होने का समय आ गया है? कर लिया जो करना था, हो गया जो होना था, लेकिन अब इनकी तरफ से किसी भी चीज को, किसी भी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी देखिए, ऐसा है, देश के खिलाफ कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सभी पार्टियां इस देश की सहमत हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने माहौल को खराब किया जेएनयू में। ये राजीव जेटली जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहां पे नकाब पोस्ट पहुंचे, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और वाइस चांसलर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के खड़े रहे। दिल्ली पुलिस ने एक्ट नहीं किया एट द बेस्ट ऑफ द होम मिनिस्टर। जब दिल्ली के दंगे हुए उसको न्यूट्रल दिखाने के बजाय, दंगे को दंगे की तरह एनालाइज करने के बजाय, इन्होंने एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ बताइए ना क्या हो रहा है। चलो आप बताइए क्या हो रहा है। ये दंगे तो मुसलमानों की तरफ से हुए हैं, को कौन मार रहा है? न्यूट्रली इन्होंने नहीं एनालाइज किया। यही लोग थे जिनके साथ आप खड़े हुए थे। धर्म का नाम दिया
हिंदू मुसलमान किया, ये जो और न्यूट्रल नहीं रहे, किया जा रहा है, ये अपने एजेंडे पे बढ़ते जा रहे हैं, जान बचाने और वाले जो लोग हैं, आदमी भाजपा ये वही के लोग हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव सुन ली मैंने करते थे उसको बोले विवेक श्रीवास्तव आपकी बात मैंने सुन ली, इनका एजेंडा आपकी बात मैंने सुन ली। उमर खालिद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, अगर सबूत मिले हैं, अगर सबूत पुख्ता हैं, कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को न्यूट्रल होना चाहिए। सरकार को सिर्फ ये नहीं एक ड्रामा करना चाहिए कि ये सारे दंगे मुसलमानों ने करवाए, ये सारे दंगे जो है एक वर्ग विशेष धर्म विशेष ने करवाए, ये भी मुसलमान तो विवेक श्रीवास्तव, मैंने कल भी आपसे चर्चा में बात कही थी, मैं आज भी आपको करेक्ट कर देती हूँ। लेट मी करेक्ट यू विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। व्यक्ति पर आरोप लगाना और एक समुदाय पर आरोप लगाना, ये आदत हो गई है क्या विपक्ष की? ये आदत हो गई है क्या विपक्ष की? जब से ये चर्चा शुरू हुई है पिछले 5 मिनट से लेके अब तक, क्या किसी ने भी ये कहा, क्या किसी ने भी मुसलमान को लेकर कुछ कहा, मुसलमानों को लेकर आरोप लगाया? ये आप लोग रहने दीजिए, फैक्ट्स पर बात किया कीजिए। मुझे इससे कल की चर्चा में भी दिक्कत थी, आज की चर्चा में भी दिक्कत है। जब आप रोज सुन लीजिए, फिर जब आप रोज ढूंढ के अजीब अजीब मस्जिदों के वक्तव्य दिखाएंगे, बांद्रा के अंदर भीड़ इकट्ठी होती है और विवेक श्रीवास्तव, एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप मुझे तस्वीरें भेज दीजिए, आप मुझे तस्वीरें भेज दीजिए, वो तस्वीरें मैं दिखा दूंगी। आप मुझे तस्वीरें भेज दीजिए, मैं वो तस्वीरें दिखा दूंगी, ठीक है? इससे सब्र मिल गया आपको। अजय वर्मा, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? राजनीति तो देखिए वो लोग कर रहे हैं जो घृणा की राजनीति करते हैं। गोली मारो सालों को, ये दिल्ली किसका प्रयोग था? ये सहयोग नहीं था। दिल्ली की हार अब तक पच नहीं पा रही है। उस दिल्ली की 250 एमपी, 50 मिनिस्टर, सारा दल, सारी सत्ता लग गई, फिर भी दिल्ली की हार अब तक पच नहीं पा रही है। और ये इस कोरोना महामारी में भी जहां ना मुसलमान देख रहे, ना हिंदू देख रहे, ना सिख देख रहे, ना ईसाई देख रहे, ये लोग ये चाहते हैं कि कोरोना। मैं ये आपने मुद्दा सुन लिया क्या अजय वर्मा? मुद्दा सुना आपने क्या है? मुद्दा सुना आपने क्या है जी? मुद्दा पता है आपको? मैंने सुना है, मुझे पता है। हाँ, तो कम से कम मेरे सवाल का जवाब ऐसा तो दीजिए कि मुझे लगे आपको समझ में आ रहा है। फैलाई है घृणा और हिंसा जिन लोगों ने फैलाई है, उसमें कोई भी सहानुभूति किसी के साथ मरिए, वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कुछ नहीं छोड़ेंगे ना अजय वर्मा, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। एक राजनीतिक स्टेटमेंट से शुरू करना है, कोरोना पर भी बात करनी है, दिल्ली दंगों पर भी बात करनी है। पहले दिमाग में साफ तो कर लीजिए, बात किस पर करने आए हैं यहाँ पर आप? सुन लीजिए, आपने मुझे, आप पयोधी मुझे टाइम दे रही हैं तो सर आप बात तो वाजिब कीजिए जनाब, बात तो वाजिब कीजिए। टुकड़े टुकड़े गैंग की सक्रियता हो गई। अगर राजनीति ना होती तो ये स्क्रिप्ट ना लिखी जाती। मेरा सीधा सवाल है ये। मेरा सीधा जवाब यह है कि आपके कहने से मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब ये दे रहा हूं कि दंगों की जांच हो या किसी की जांच हो, सबकी ईमानदारी से एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जांच होनी चाहिए। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो। लेकिन इस वक्त जांच एजेंसियों की तरफ संसार में हिंदुस्तान के लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ा जा रहा है जिसका ये प्रयोग था, जिसको ये फायदा था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करिए। ये जांच एजेंसी तय करें। ये इफ बट कहां से आ जाते हैं अजय वर्मा? इफ बट लगाकर कुछ भी बोल देना, ये कहां से आ जाता है? मुझे फैक्ट्स बताइए ना। ये इफ बट लगाकर पुलिस ये कहती है अपनी जांच में कि भाषण दिए गए, जिसके बिना पर ये कानून लगाया जाएगा, इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी हो सकती है। और कौन से सबूत चाहिए सर? पूरे देश ने देखा, गोली मारो, पूरे देश ने देखा, धर्मस्थल गिराओ। वो वीडियो तो शायद हो सकता था वो नकली वीडियो थे, वो प्रायोजित वीडियो नहीं थे क्या? किसी ने ऐसा नहीं किया। जो गलत था वो गलत था। इससे बाहर तो निकल जाइए अजय वर्मा, इससे बाहर तो निकल जाइए। सबको समानता का अधिकार है, इससे बाहर निकल जाइए साहब। हम इससे बाहर निकले हुए हैं। आप लोगों को इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इस वक्त इस चैनल पर इस देश की लड़ाई कोरोना से चल रही है, उसको दिखाकर उसको फैलाने की जरूरत है। अजय वर्मा, ठीक है, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप बताएंगे हमें यहाँ बैठकर कि हमें क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। अपने देश से जुड़ी हर एक खबर हमें पता है किस तरह से उठानी है और दर्शकों को किस तरह से दिखानी है। तो ये नसीहत तो आपसे चाहिए नहीं बिल्कुल भी। एलन राव,
सर, ये स्पीच खत्म। जांच रिपोर्ट में आ जाना, तथ्यों के साथ पुलिस का ये कह देना और अब सख्त कार्रवाई की तरफ जांच को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ राजनीतिक दल इस बात को पचा नहीं पा रहे? पुलिस की जांच पर सवाल उठाना। देखिए मैम, ये दुर्भाग्य है हमारा इस देश का कि कोई भी सच्चाई की तरफ अगर इन्वेस्टिगेशन जा रही है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने उद्देश्यों को लेकर उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, पुलिस ने जो अभी केस दर्ज किया, जैसे आप बता रहे हो कि काफी एविडेंस इकट्ठी करने के बाद काफी सबूत इकट्ठे किए हैं, उन्होंने कितने प्रकार के ये भाषण दिए हैं, भड़काऊ भाषण दिए, उसके बाद ही तो पुलिस ने कार्रवाई की है। कोई पुलिस ने जल्दबाजी तो की नहीं है। और दंगों की सिचुएशन आप देखिए कि 53 आदमी मर गए, पुलिस ऑफिसर्स मर गए और इतने लोग जख्मी हुए हैं, ये सब हुआ है। तो उसकी और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्राइम ब्रांच की कर रही है, जिसके ऊपर हम सभी लोगों को, पूरे भारत के लोगों को इस पे भरोसा होना चाहिए और भरोसा लायक है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेट होकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। और दूसरा एक और मैं बता दूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर मोटिवेटेड होकर की गई है तो दैट इन्वेस्टिगेशन उसको कोर्ट में टेस्ट करना है, कोर्ट में एविडेंस के हिसाब से करना है। और पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो सबूतों के आधार पर करती है। अगर सबूत नहीं होंगे तो पुलिस को मुंह की खानी पड़ेगी। और कोई पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस प्रकार से कोई ऐसा गलत काम करने से 10 बार सोचेगी करने से पहले, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है और उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ अगर मोटिवेटेड होकर केस बना दिया तो कोर्ट में उसको जवाब देना पड़ेगा। एविडेंस एक व्यक्ति या एक समुदाय के खिलाफ मत लाइए। मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस ने जामिया में बच्चों को पीटा, बिना विमेन कांस्टेबल के लड़कियों के पांव तोड़े। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में एक्ट नहीं किया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत जुटलाए नहीं जा सकते, वीडियो फुटेज चार्जशीट दायर करने की बात कही। आज भी पुलिस होम मिनिस्टर के हिसाब से रूलिंग पार्टी और सरकार के पक्ष में बात करती है। दिल्ली पुलिस इस वक्त न्यूट्रल नहीं है। पुलिस, यह हमारा ऑब्जेक्शन है। दिल्ली दंगों में भी एक ही समुदाय विशेष को अगर पुलिस, विवेक श्रीवास्तव, हर चीज में जाति धर्म ढूंढना, मैं आपसे वही बोल रही हूँ ना, ये तो पुरानी आदत हो गई है। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस तो बर्बरता दिखा रही है। पुलिस अगर खड़ी रहती है तो पुलिस के हाथ बंधे, पुलिस ने कुछ किया नहीं। यही स्टेटमेंट आए थे ना, याद है ये स्टेटमेंट आप लोगों को? लड़कियों को पीटा दिल्ली पुलिस ने, याद है ये स्टेटमेंट? हाँ, सुनिए आप, जामिया में बिना विमेन कांस्टेबल के लड़कियों को पीटा। छोड़ दीजिए सर, धर्म की पूछ छोड़ दीजिए पकड़नी बार बार, इससे कुछ नहीं होता। सिर्फ लेफ्ट के स्टूडेंट्स पे शुरू में चार्जशीट दायर करी, राजीव जेटली, कुछ वो नेता, मैं कपिल मिश्रा का जिक्र करूं या और बाकी नेताओं का जिक्र करूं, क्या इस पर राजनीति हर ओर से नहीं हुई? क्या इस पर अंकुश पाया जा सकता था? क्या ये हालात कंट्रोल में किए जा सकते थे? नहीं पौधी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसा कोई सैनिटाइजर नहीं है जिस सैनिटाइजर से इन लोगों को धो दिया जाए। ये देश के लिए मुसीबत बन गए हैं। आप देखिए, पूरी डिबेट के अंदर हमने कहीं मुसलमान हिंदू नहीं करा। पहली बार निकले हैं ना लाल झंडे वाले, या मुसलमान बोलना शुरू कर दिया। देश को एक ऐसे स्प्रे की जरूरत है जिस स्प्रे से इनका सफाया कर दिया जाए, तभी ये देश उन्नति कर सकता है। नहीं तो ये लोग बाधा बने हुए हैं, ये लोग बाधा बने हुए हैं हमारी देश में तरक्की में। आप ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, नक्सली इलाके के अंदर। अरे सुनिए, मैंने कहा था ना, आप लोगों को स्प्रे करने की जरूरत है, आप लोगों पे सैनिटाइज करने की जरूरत है, आप लोगों के खाने के लिए। अभी 6 मिनट पहले आपने बोला है, कम से कम इतना तो लिहाज रख लीजिए, तुरंत बदलने की क्या जरूरत है? अभी आपने बोला, आपने कहा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपने कही ये बात। मैं नहीं भाई, बीजेपी कंट्रोल। मैं एक और दूसरी बात रखना चाहता हूं। देखिए, यही देश है, हमारा ही देश है। अब सुनिए, अरे चुप हो जाइए यार, आप तो कोरोना से भी खतरनाक है, आप तो कोरोना से भी खतरनाक है। उसकी लाइव तो 30 घंटे तक होती है, उसकी लाइव तो 30 घंटे तक होती है। आपकी तो जिंदगी का नहीं पता, आपकी नीतियों की लाइफ का नहीं पता कितनी लंबी और कितना देश को बर्बाद कर रही है। आपको पहले आपको खत्म करने की जरूरत है। कोरोना से हम आराम से लड़ लेंगे, हम आराम से लड़ लेंगे कोरोना से। मोदी जी, मैं इनको चुप कराइए तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं बीच में, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। एक मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं, अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन लो, मेरे कान में घुस गए आप, मेरे कान में घुस गए, दर्द करते हैं आप, पूरे देश के कान में दर्द करते हैं। टीवी में लोग इरिटेट होते हैं आपको देखकर। अब सुनिए मेरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों की आवाज थोड़ी तेज होती है। अरे आपको देख के लोग इरिटेट होते हैं। सुनिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में देखिए 16 तारीख को केस आया, 2 संतों की हत्या कर दी गई।
22 अप्रैल तक, 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक ना मीडिया को पता लगने दिया। क्या डीएम के पास रिपोर्ट नहीं थी? क्या एसपी के पास रिपोर्ट नहीं थी? महाराष्ट्र सरकार के पास रिपोर्ट नहीं थी? क्या आपको जानकारी हुई? 22 तारीख को बाहर निकली, जब इसी देश के अंदर जहां जहां पे इनकी सरकारें होती है वहां पर जब हत्याएं संतों की तरह वो हत्याएं भी बाहर नहीं निकलती है। ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे जेएनयू से जुड़ा हो, चाहे किसी तबलीगी समाज से जुड़ा हो, चाहे किसी मस्जिद से जुड़ा हो, चाहे ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो, ये देश के लिए मुसीबत बन गए हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई पुलिस कर रही है तथ्यों के आधार पे। लेकिन उससे भी तो दिक्कत है ना, उससे दिक्कत है क्योंकि 53 लोगों की मौत हुई इन दंगों में। लगभग 150 से ज्यादा लोगों के घरों को खाक कर दिया गया। 700 से ज्यादा एफआईआर इसमें दर्ज हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी जब पुलिस जांच कर रही है तो सबको सबूत चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है और ये कहते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी गई। कौन जिम्मेदार है, ये जवाबदेही तय करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.